हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस को। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। वीडियो के पार्ट 1 में हमने समझा था कि पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड अप्रोचेस की स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया जिसमें हमने नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और कंटेम्पररी अप्रोचेस को कवर किया, और एक दूसरा तरीका भी है जिसके थ्रू पॉलिटिकल थियरी की अप्रोचेस की स्टडी की जाती है। वो है बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस, जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आती हैं फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच। इसके अलावा दो और अप्रोचेस आती हैं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, और वो कंट्रोवर्शियल क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगी। और मॉडर्न अप्रोचेस में आती हैं बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट, सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन अप्रोच। तो पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस से। यहां मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड अप्रोचेस की स्टडी करने के लिए दो अलग अलग तरीके तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि दे आर द सेम। नॉर्मेटिव अप्रोच आर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच आर द मॉडर्न अप्रोचेस। बस तरीका अलग है दोनों को स्टडी करने का। पहले तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो हम इन्हीं अप्रोचेस को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम सेकेंड वे से स्टडी करते हैं तब हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस के अंडर जो अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली ट्रेडिशनल अप्रोच है फिलोसॉफिकल अप्रोच, जो कि ओल्डेस्ट अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जिसका ओरिजिन हम मान सकते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम से, लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो पॉलिटिकल थियरी का जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल पीरियड था, जिसकी बात हम टाइप्स और एवोल्यूशन वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं, ये अप्रोच उसी पर बेस्ड है और इसको नॉर्मेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। नॉर्मेटिव अप्रोच तो हम समझ चुके हैं ना, बस ये वही है। ये स्ट्रेस देती है वैल्यूज पर, और इसका मानना है कि हम वैल्यूज को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूं, इसका फोकस होता है मॉरल आउटलुक पर, क्या है की बजाय क्या होना चाहिए पर फोकस रखती है। ये बात करती है प्रिंसिपल्स की, आइडियल्स की, आदर्शों की। इसका मेन कंसर्न होता है ये जज करना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है एक पॉलिटिकल सोसाइटी में। इसलिए ये वैल्यूज को इंपॉर्टेंट मानती है किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को इवैल्यूएट या मूल्यांकन करने के लिए। फिलोसॉफिकल अप्रोच के थ्रू स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं सही और गलत के। स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए, स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए। और ये नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव भी है, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूं। जो लोग मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं उनको तो ये अच्छे से पता है कि क्या है। ये व्हाट ऑट टू बी पर फोकस करती है बजाय कि व्हाट इज पर फोकस करने के, और ना ही सिर्फ इवेंट्स को एज इट इज डिस्क्राइब करती है, बल्कि उनका एक सोल्यूशन भी ऑफर करती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये सिर्फ उसको डिस्क्राइब ही नहीं करेगी, बल्कि ऐसे वेज भी प्रिस्क्राइब करेगी जिसके थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यहां पर हमेशा मैं डॉक्टर और मेडिसिन वाला एग्जाम्पल देती हूं ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है। साथ ही साथ ये लॉजिकल रीजनिंग के यूज को भी सपोर्ट करता है। इसका मानना है कि लॉजिकल रीजनिंग के यूज के थ्रू नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। इसके अलावा इंट्यूशन का यूज करके नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। फिलोसॉफिकल अप्रोच में काफी सारी थीम स्टडी करी जाती हैं, जैसे कि स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, स्टेट का एंड या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या रोल स्टेट को प्ले करना चाहिए, इंडिविजुअल का क्या कंडक्ट होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ये फाइंड आउट करना कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए जिसमें कि सिटीजन्स को एक गुड लाइफ इंश्योर की जा सके।
और इस अप्रोच में गुड और राइट के नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिसके थ्रू ये जज किया जाता है कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा। तभी तो ये वैल्यूज पर फोकस करती है। गुड और राइट वैल्यूज ही तो हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप, राइट्स, ड्यूटीज और इक्वालिटी जैसे सिद्धांतों को भी स्टडी किया जाता है। तो ये होती है फिलोसॉफिकल अप्रोच, जिसके सपोर्टर्स हैं लियो स्ट्राउस, जॉर्ज सेबाइन और जॉन क्लेमेंतास। इसके बाद आती है हिस्टोरिकल अप्रोच, जिसका मेन एम्फेसिस होता है पास्ट की स्टडी पर। यह मानता है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट से लिंक्ड होता है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे पास्ट इवेंट्स का भी एक इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए हमें हिस्ट्री की भी स्टडी करनी चाहिए। तो अगर हम पॉलिटिकल थियोरी में स्टेट की स्टडी कर रहे हैं या किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टेट या कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री को भी स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा मानती है हिस्टोरिकल अप्रोच, और यही इसकी मेन थीम है। ये मानती है कि प्रेजेंट तो सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह है और हिस्ट्री उसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि हिस्टोरिकल स्टडी के थ्रू हम इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को या उनके ऑर्डर को समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल स्टडी के थ्रू हम इवेंट्स के बारे में या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे या सिचुएशन थी जिसकी वजह से कोई इवेंट हुआ। तो ये सिचुएशन, टाइम और प्लेस की स्टडी पर भी एम्फेसाइज करता है। हिस्टोरिकल अप्रोच मानती है कि पॉलिटिकल थियोरी में अगर हम हिस्टोरिकल स्टडी को इग्नोर करते हैं तो हम पॉलिटिकल थियोरी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। प्रेजेंट की स्टडी के लिए पास्ट इवेंट्स की स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। पास्ट इवेंट्स प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं। यही फोकस होता है हिस्टोरिकल अप्रोच का। जैसे कि अगर हम इंडिया यूएस के रिलेशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो इस अप्रोच के मुताबिक हमें इन दोनों के हिस्टोरिकल रिलेशंस को भी स्टडी करना पड़ेगा। और इसके मेन सपोर्टर्स हैं सेबाइन, मैकियावेली और डनिंग। अब आती हैं कंट्रोवर्शियल अप्रोचेस। ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसका रीजन ये है कि ये स्टडी तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंडर की जाती है, बट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मॉडर्न अप्रोच वाले हैं। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच के सपोर्टर्स हैं वो मानते हैं कि ये दोनों ही अप्रोचेस, इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच, बहुत ही ज्यादा नॉन एनालिटिकल हैं। इसलिए इनको मॉडर्न अप्रोच का पार्ट नहीं कंसिडर किया जा सकता, बिकॉज मॉडर्न अप्रोचेस आर एनालिटिकल, और इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल हैं। लेकिन फिर भी इन्हें ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंडर ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर्स इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो कि डील करती है स्ट्रक्चर से। इंस्टीट्यूशन नाम है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नाम है, तो इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करेगी। और इसकी डेवलपमेंट में एरिस्टोटल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया है, और ये अप्रोच भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और उसके स्ट्रक्चर्स के स्टडी की बात करती है। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी को सपोर्ट किया जाता है। और ये अप्रोच मानती है कि इंस्टीट्यूशंस स्टेट में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के सपोर्टर्स हैं जेम्स ब्राइस, आर्थर बेंटले और हैरोल्ड लास्की। उसके बाद आती है लीगल अप्रोच, जो कि लॉ से डील करती है। ये मानती है कि स्टेट ऐसी बेसिक या फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लॉस को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये अप्रोच लीगल प्रोसेस से कंसर्न्ड है। एक स्टेट में जो लीगल इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज होती हैं, लाइक द जुडिशरी, उनसे कंसर्न्ड है। एज वेल एज ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सपोर्ट करती है। इस अप्रोच के मेन सपोर्टर्स हैं सीसरो, जॉन बोर्डन, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और डाइसी। तो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस। अब आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोचेस पे। मॉडर्न अप्रोचेस क्या होती हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें जो मैंने एम्पिरिकल अप्रोचेस बताई हैं वो मॉडर्न अप्रोच ही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इन सभी अप्रोचेस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूं, तो यहाँ किसी भी अप्रोच को मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सिर्फ उनकी मेजर हाइलाइट्स बताऊंगी। इफ यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देन आप इन अप्रोचेस की वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहली मॉडर्न अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोमिनेंस में आई टुवर्ड्स द 1950s। और इस अप्रोच के आने के पीछे के कई रीजंस थे, मेन बीइंग द राइज ऑफ पॉजिटिविज्म, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि यह मानता था कि रियल नॉलेज को हम सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू ही गेन कर सकते हैं, मेनली थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इसी पॉजिटिविज्म से इंस्पायर होके, जो कि डेवलप की गई थी ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा 19th सेंचुरी में, बिहेवियरल मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ सोशल साइंसेस में, जो कि बात करती थी सोशल साइंसेस को नेचुरल साइंसेस की तरफ ले जाने की। इसके पीछे कुछ इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि शिकागो स्कूल, विच वाज लेड बाय चार्ल्स मेरियम। इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को पॉपुलराइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा अनदर रीजन वाज द डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना था कि पॉलिटिकल थियोरी के स्कॉलर्स सदियों पुराने आइडियाज की स्टडी कर रहे हैं, बजाय कि प्रेजेंट पर फोकस करने के वो पास्ट में ही उलझे हुए हैं, जिससे कि पॉलिटिकल थियोरी इज गोइंग बैकवर्ड्स और इसका एक डिक्लाइन हो रहा है। और इसी प्रकार इमर्जेंस में आई बिहेवियरल अप्रोच, जिसके मेन एक्सपोनेंट्स थे डेविड ईस्टन, जिनकी पिक्चर को यहां मैंने रेफरेंस के लिए यूज किया है, रॉबर्ट डेल, चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वॉलिस एंड आर्थर बेंटले। ग्राहम वॉलिस के और आर्थर बेंटले के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जो कि थे ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो बिहेवियरल अप्रोच थी क्या? ये एक साइंटिफिक आउटलुक को सपोर्ट करती थी इंस्टेड ऑफ द मॉरल आउटलुक, जिसकी बात नॉर्मेटिव अप्रोच करती थी। ये मानती थी कि हमें पॉलिटिकल थियोरी को साइंस की तरफ ले जाने की जरूरत है। जिस प्रकार नेचुरल साइंसेज में हम टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, थियोरी बिल्डिंग करते हैं, वैसा ही सोशल साइंसेज में होना चाहिए। पॉलिटिक्स की एक साइंटिफिक वे में स्टडी की जाए, व्हाट ऑट टू बी की बजाय व्हाट इज पर फोकस किया जाए। जो हमारे आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाए, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिविटी पर भी फोकस करती थी। ये मानती थी कि हमें वैल्यूज को फैक्ट से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है वस्तुनिष्ठा। ये मानती थी कि हमें पॉलिटिकल थियोरी की ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी करनी चाहिए, सो दैट उसके बेसिस पर हम जनरलाइजेशंस को ड्रॉ कर सकें और लेटर ऑन उसमें थियोरी बिल्डिंग भी कर सकें। क्योंकि जब तक हम एक अनबायस्ड स्टडी नहीं करेंगे, थियोरी को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ ये ह्यूमन बिहेवियर से भी डील करती थी, जो कि इसका मेन कंसर्न था। तभी तो इसका नाम है बिहेवियरल अप्रोच। इस अप्रोच का मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर की भी एक सिस्टमैटिक स्टडी की जा सकती है और उसके बेसिस पर थियोरीज भी बिल्ड की जा सकती हैं। एज वेल एज इनका एम था कि फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट किया जा सके, साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू रिसर्च करके, और उस रिसर्च के बेसिस पर जनरलाइजेशंस ड्रॉ करके। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था वर्कर्स प्रोटेस्ट का, जब मैं एम्पिरिकल अप्रोच को एक्सप्लेन कर रही थी। आप उस एग्जाम्पल को भी यहां पर यूज कर सकते हो। बिहेवियरल अप्रोच के डेविड ईस्टन ने 8 मेन फीचर्स बताए हैं, आपको ये पता होने चाहिए। मैं इन डेप्थ नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। सबसे पहला फीचर है बिहेवियरल अप्रोच का रेगुलरिटीज। ये मानती है कि पॉलिटिकल बिहेवियर में और ह्यूमन बिहेवियर में कुछ रेगुलरिटीज हैं, कुछ यूनिफॉर्मिटीज या सिमिलैरिटीज हैं, और उसकी स्टडी के बेसिस पर जनरलाइजेशंस को ड्रॉ किया जा सकता है। फिर ये बात करता है वेरिफिकेशन की।
ये मानते हैं कि वो एलिमेंट्स या वो एस्पेक्ट्स जिन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता वो साइंटिफिक नहीं है। इसलिए ये एम्फेसाइज करते हैं टेस्टिंग पर और वेरिफिकेशन पर। तो इस बिहाफ से तो हम इंट्यूशन को और लॉजिकल रीजनिंग को भी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो भी साइंटिफिक नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये टेक्निक्स के यूज को भी सपोर्ट करती है। ऐसे रिसर्च टूल्स और मेथड्स को जिनके थ्रू एक रिलायबल और कंपैरेटिव डाटा कलेक्ट किया जा सके, लाइक सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर। साथ ही साथ ये बात करती है क्वांटिफिकेशन की। डेटा सिर्फ कलेक्ट ही ना किया जाए बल्कि वो मेजरेबल भी हो, उसको क्वांटिफाई किया जा सके। और ये फैक्ट्स को वैल्यू से अलग रखने की बात करती है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एक सिस्टमैटिक रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। ये मानते हैं कि थियोरी एंड रिसर्च शुड गो टुगेदर। पहले एक फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाए, फिर उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाए। दिस शुड बी फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा, और उसके बेसिस पर जनरलाइजेशन ड्रॉ की जाए। दिस इज सिस्टमैटिक रिसर्च। और इसका एम था पॉलिटिकल थियोरी को साइंसेस की तरफ ले जाना, नेचुरल साइंसेस की तरफ ले जाना, जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज हो जो कि वेरिफिएबल हो, एज वेल एज इट सपोर्टेड इंटीग्रेशन। ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को सपोर्ट करती थी। ये मानती थी कि हमें पॉलिटिकल थियोरी को दूसरे जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स हैं उससे अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन डिसिप्लिन से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को बोरो भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द बिहेवियरल अप्रोच। इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेक्निक्स पर एम्फसाइज करती है। ऑल्सो ये अप्रोच ह्यूमन बिहेवियर पर तो फोकस करती है, पर ये बात हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है। तो हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं? और इस बेसिस पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि पॉलिटिक्स कभी भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती। तो इसके बाद आई पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, जो कि आई बिहेवियरल अप्रोच के रिएक्शन में। जैसा कि मैंने बताया ना, उसको काफी तरीकों से क्रिटिसाइज किया गया, उसी के रिएक्शन में ये आई। और ये दी गई थी डेविड ईस्टन द्वारा ही, जो कि बिहेवियरल अप्रोच के भी एक्सपोनेंट है। और ये अप्रोच उन्होंने दी थी इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। किस ईयर में? 1969। तो ये बिहेवियरल अप्रोच के रिएक्शन में तो जरूर आई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस के रिवाइवल को सपोर्ट करती थी, अदरवाइज तो ये कंटेम्पररी अप्रोच का पार्ट होती। लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के साथ ऐसा नहीं था, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस के रिवाइवल के अगेंस्ट थी। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि बिहेवियरल अप्रोच में जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, दैट्स इट। तो इसे बिहेवियरल अप्रोच के अंदर ही एक रिफॉर्मेटरी मूवमेंट माना जाता है, सो दैट बिहेवियरल अप्रोच रेलिवेंट बनी रहे। तो इसने ऐसे सजेशंस दिए जिनके थ्रू बिहेवियरल अप्रोच की कमियों को दूर किया जा सके, और उनमें से दो मेन एजम्पशंस थे, रेलेवेंस और एक्शन। रेलेवेंस का मतलब ये था कि सिर्फ ऐसी ही थियोरीज को डेवलप किया जाए पॉलिटिकल थियोरी में जो कि सोसाइटी के लिए रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट हो। ऐसी थियोरीज पर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ना हो। साथ ही साथ ये एक्शन की भी बात करती थी। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच मानती थी कि जो थियोरीज हमने बनाई हैं उनको एक्शन में भी लाना चाहिए, यानी कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन थियोरीज को प्रैक्टिस में नहीं ला सकते तो उनका फायदा ही क्या है। सो द थियोरी शुड बी पुट इनटू एक्शन, ताकि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं या क्राइसिस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ऑल्सो द सब्सटेंस मस्ट हैव प्रेसिडेंस ओवर द टेक्निक। ये मानती थी कि टूल्स एंड टेक्निक्स का होना तो अच्छा है, पर उनका फायदा तभी है अगर वो प्रैक्टिकल हो, अगर ये यूजफुल हो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तभी इन्होंने एक स्लोगन दिया था,
that it's better to be vague than irrelevant, which was in reaction to the behavioral approach slogan, जो कि कहता था that it's better to be wrong than vague. तो वेग या अनक्लियर होना अच्छा है बजाय कि इररेलेवेंट होने के. तो सिर्फ उन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स को इंपॉर्टेंस दी जाए जो कि बेनिफिशियल हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सके. ऑल्सो इन्होंने एक और बात को एक्नॉलेज किया दैट वैल्यूज कांट बी थ्रोन अवे. मूल्यों को हम पॉलिटिक्स से नहीं हटा सकते. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये नेचुरल साइंसेस नहीं है, ये सोशल साइंसेस हैं और यहाँ हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं. ऑल्सो इट एम्ड फॉर सोशल चेंज. ये स्टेटस को के अगेंस्ट थी या यथास्थिति के अगेंस्ट थी. एक्चुअली जो बिहेवियरल अप्रोच थी उसको स्टेटस कोइस्ट माना गया है. वो सोशल प्रिजर्वेशन को सपोर्ट करती थी. जैसा है वैसा रहने दो की थीम पर बेस्ड थी. बट पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच मानती थी दैट पॉलिटिकल थियरी शुड एम फॉर सोशल चेंज. बजाय कि स्टेटस को के ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने को सपोर्ट करती थी. सो दिस वाज द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. थर्ड मॉडर्न अप्रोच आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो कि बेस्ड है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियाज पर. मार्क्सिस्ट अप्रोच स्टेट का एक साइंटिफिक एनालिसिस प्रेजेंट करती है. ये स्टेट को नेचर में एक्सप्लॉयटेटिव मानती है. इसका मानना है कि स्टेट तो एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल है जिसके द्वारा डोमिनेटिंग क्लास डोमिनेटेड क्लास या वीकर क्लास को एक्सप्लॉयट करती है. तो स्टेट सिर्फ डोमिनेटिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है. मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, वहां मैंने इस अप्रोच को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. और उसका मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक बेस होता है, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा. सुपरस्ट्रक्चर में आता है रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया और गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थियरी के पर्सपेक्टिव में मार्क्सिस्ट अप्रोच का जो आधार है वो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. जिसमें वो क्या बताते हैं कि हिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस करती है. हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है 2 क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू. और वो 2 क्लासेस कौन सी होती हैं? एक होती है हैव्स और दूसरे होते हैं हैव नॉट्स. जो हैव होते हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रिकॉर्ड है ऐसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जहां पर एक स्ट्रगल चलता रहता है 2 क्लासेस के बीच में, जो कि है हैव्स एंड द हैव नॉट्स. और ये बताते हैं कि हिस्ट्री के हर स्टेज पर सोसाइटी 2 एंटेगोनिस्टिक क्लासेस के बीच में डिवाइडेड होती है. और ऐसी उन्होंने 5 ब्रॉड स्टेजेस बताई हैं जिसके थ्रू सोसाइटी इवॉल्व हुई है. सबसे पहली स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. इसमें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे हंटिंग, फिशिंग या फूड गैदरिंग. सेकेंड स्टेज आई स्लेव सिस्टम, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री मोड ऑफ प्रोडक्शन था अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर. तो उससे 2 क्लासेस इमर्ज हुई, मास्टर्स और स्लेव्स. तो उन दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल हुआ. स्ट्रगल की वजह से एक रेवोल्यूशन हुई. रेवोल्यूशन से एक थर्ड स्टेज इमर्ज हुई जो कि थी फ्यूडल सिस्टम. इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर. और जो 2 क्लासेस इमर्ज हुई वो थी लैंडलॉर्ड्स एंड द सर्फ्स. और फिर एक नई स्टेज इमर्ज हुई जो कि थी द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन था क्या? लार्ज इंडस्ट्री. और जो क्लासेस थी वो डिवाइडेड थी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स. अल्टीमेटली ये एक कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करती है जहां पर कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी. वहां पर कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे. तो इस प्रकार मार्क्सिस्ट अप्रोच बताती है कि स्टेट में क्लास स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है. इसलिए जो वीकर क्लास है वो हमेशा चेंज लाने की बात करती है, क्योंकि जो 2 क्लासेस के इंटरेस्ट हैं उन्हें रिकंसाइल नहीं किया जा सकता है, उनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता है. ये क्लास स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है.
और जब ये क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है तब एक रेवोल्यूशन होती है और उस रेवोल्यूशन की वजह से एक मोड ऑफ प्रोडक्शन दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस कर देता है और इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी में। सो क्लास स्ट्रगल ड्राइविंग फोर्स बनता है चेंज की और रेवोल्यूशन की। और मार्क्सिस्ट अप्रोच मानती है कि यह तब तक चलेगा जब तक कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश नहीं हो जाती जिसमें कि कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगी। सभी मिलकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे और कोई क्लास और स्टेट नहीं होगी। और इन्हीं वजह से मार्क्सिस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है, इग्नोरिंग फैक्टर्स लाइक नेशनैलिटी, फ्रेंडशिप, रिलीजन। ऑल्सो इसकी जो प्रेडिक्शंस थी दे डिडंट प्रूव ट्रू, इसलिए इनके आइडियाज को यूटोपियन भी माना गया है, विच आर इनकेपेबल ऑफ रियलाइजेशन। क्योंकि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात एक यूटोपिया की तरह लगती है। वहीं कार्ल पॉपर ने भी इसको रिजेक्ट किया है। उनका मानना है कि जिस कैपिटलिज्म की बात मार्क्स करते हैं ऐसा कैपिटलिज्म तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। हाउएवर हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इसमें स्टेट का एक साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है, डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का स्टडी करके हिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है। इन्होंने स्टेट के ओरिजिन के बारे में बताया है, स्टेट क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है उसके बारे में बताया है। तो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है स्टेट की स्टडी के लिए। उसके बाद आती है सिस्टम अप्रोच, जिसके मेन एक्सपोनेंट हैं डेविड ईस्टन। ये अप्रोच मानती है कि हमारे सोसाइटी के एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता है, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, वो पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। व्हाई? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम भी तो उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है और इसीलिए इसकी जो प्रोसेसेस हैं वो दूसरे सिस्टम से इन्फ्लुएंस होती हैं, लाइक द सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम और द इकोनॉमिक सिस्टम। और ये अप्रोच मानती है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ इंटरैक्शंस है जिसके थ्रू इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्या है? वैसे तो मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूं, दोबारा से इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, जब एनवायरनमेंट में कुछ होता है, लेट्स से सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाता है, तो उससे डिमांड्स क्रिएट होती हैं और डिमांड्स को कहा जाता है इनपुट्स। काफी सारे लोग साथ में आते हैं और इन डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम इन डिमांड्स को रिसीव करता है या इन इनपुट्स को रिसीव करता है एंड थ्रू द कन्वर्जन प्रोसेस इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डिमांड्स को लॉज और पॉलिसीज में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन प्रोसेस में आते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लॉ को बनाते हैं और जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल सिस्टम है जो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है, डिमांड्स को पॉलिसीज में और लॉज में कन्वर्ट कर रहा है। और ये प्रोसेस यहीं नहीं खत्म हो जाती, ये चलती रहती है। जो आउटपुट्स बनकर आते हैं, जो लॉज एंड पॉलिसीज बन के आती हैं, उनके प्रति जनता एक फीडबैक देती है कि क्या उनको वो लॉज और पॉलिसीज पसंद आए या नहीं आए। अगर उनको वो लॉज पसंद आए तो उनके प्रति वो सपोर्ट दिखाती है, उन लॉज को फॉलो करती है। लेकिन अगर उनको लॉज पसंद नहीं आए हैं तो वो उसके अगेंस्ट दोबारा आवाज रेज करती है, नई डिमांड रखती है, जो कि दोबारा से इनपुट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया है ये चलती रहती है। और इंट्रा सोसाइटल और एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट का यहाँ पर मतलब है, इंट्रा सोसाइटल में आता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, एक देश का अपना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। वहीं एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। कई बार इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि वॉर हो गई या क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो ऐसे इवेंट्स भी पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लोग नई डिमांड्स रखते हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो लोग ये डिमांड रखेंगे कि पेट्रोल के प्राइसेस को कम किया जाए। वहीं इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में लाइक कोई क्राइम होता है, क्राइम बढ़ता है,
तो लोग ये डिमांड करेंगे कि क्राइम को खत्म किया जाए या उसे कम किया जाए, उसके लिए स्ट्रिक्टर लॉज बनाए जाएं या पॉलिसीज बनाई जाएं। सो दिस इज द सिस्टम अप्रोच। इसके बाद आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, विच इज सिमिलर टू द सिस्टम अप्रोच। ये पॉलिटिकल सिस्टम्स को एनालाइज करती है इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, और मानती है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल ढांचा होता है, और हर स्ट्रक्चर या ढांचा एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगा, और जो जुडिशरी है वो लॉ ऑब्जुडिकेशन का काम करेगी। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के एनालिसिस के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की बात स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच करती है, और इसके मेन एक्सपोनेंट हैं गैब्रियल आलमंड। सिस्टम अप्रोच की ही तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी इनपुट आउटपुट की बात करती है। ये मानती है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वहीं बाकी स्ट्रक्चर आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये इनपुट फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल की जो सोच है पॉलिटिक्स को लेकर, जो उसके बिलीव्स हैं, एटीट्यूड हैं या ओरिएंटेशन है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किए जाते हैं। कहते हैं ना कि हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को यूजुअली पसंद करते हैं जिसको हमारे पेरेंट्स पसंद करते हैं या हमारे दोस्त पसंद करते हैं, या जिस पार्टी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में या कॉलेजेस में। वही रिक्रूटमेंट में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सोसाइटी के मेंबर्स को अपनी पार्टीज में रिक्रूट करती हैं, जो कि लेटर ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किया जाता है मेनली इंटरेस्ट ग्रुप्स द्वारा। कोशिश की जाती है कि लोगों के ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि वो लेटर ऑन डिमांड्स बन सकें, और वो प्रॉपर डिमांड्स या कॉन्क्रीट डिमांड्स बनती हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन के थ्रू, जिसके थ्रू एक लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डिमांड्स को इकट्ठा किया जाता है। पॉलिसी प्रपोजल्स बनाए जाते हैं, और ये मेन काम किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। और फिर आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसका काम करती है मीडिया। फिर आते हैं आउटपुट फंक्शंस लाइक रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा? रिस्पेक्टिवली बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसको कई तरीकों से क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बात करती है, स्टैटस कोइस्ट है, चेंज के अगेंस्ट है, सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी से डील करती है, डिक्टेटोरियल सोसाइटीज की बात नहीं करती है। इसकी वजह से इस अप्रोच में कुछ चेंजेस लाए गए लेटर ऑन, जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कम्युनिकेशन अप्रोच, जिसके मेन एक्सपोनेंट हैं कार्ल डॉयच। उन्होंने साइबरनेटिक्स की टेक्निक्स को पॉलिटिकल सिस्टम के एनालिसिस के लिए यूज किया। साइबरनेटिक्स बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम और मैन मेड मशीनरी से डील करता है। ये कंट्रोल सिस्टम्स को कंपेयर करता है, लाइक द नर्वस सिस्टम एंड द मैकेनिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डॉयच कम्युनिकेशन को पॉलिटिकल सिस्टम की सभी एक्टिविटीज का आधार या सेंटर मानते थे। वो कम्युनिकेशन को पॉलिटिकल सिस्टम की नर्व मानते थे, और इसीलिए उनका फोकस था चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और डिसीजंस पर। उनका मानना था कि अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिकेशन फ्लो को एनालाइज करते हैं तो इससे हम पॉलिटिकल लाइफ के काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल सिस्टम को एक सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम मानते थे, जो अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता है। और पॉलिटिकल सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसे ट्रांसमिट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए
अपनी ही प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स होते हैं। इसलिए वो पॉलिटिकल सिस्टम को एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चैनल मानता है। और इस अप्रोच के थ्रू कई प्रकार की कम्युनिकेशंस को स्टडी किया जाता है कि विद इन पॉलिटिकल सिस्टम कैसी कम्युनिकेशंस होती हैं, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। देन कम्स द कम्युनिकेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, वो भी इसमें स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम्स के कम्युनिकेशन को भी स्टडी किया जाता है। एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ये भी इसमें स्टडी किया जाता है। एज वेल एज और भी काफी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी स्टडी की जाती है, जैसे कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑनलाइन तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है या ऑफलाइन तरीके से की जाती है, एज वेल एज कितनी कैपेबिलिटी के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, क्या वो चैनल्स कैपेबल भी हैं कम्युनिकेशन के लिए, कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गए हैं। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर किया जाता है, किन प्रक्रियाओं या प्रोसेसेस के थ्रू स्टोर किया जाता है। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म की भी ये स्टडी करती है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही तो ये पता चलेगा कि जो बात कम्युनिकेट करी गई है क्या वो सही तरीके से समझी गई है, क्या उसे सही तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो गई है। साथ ही साथ ये स्टडी करती है कि क्या लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए, एज वेल एज जो मैसेजेस ट्रांसमिट किए जाते हैं उनका कंटेंट क्या होता है। तो ये होती है कम्युनिकेशन अप्रोच, लेकिन इसका स्कोप बहुत लिमिटेड माना जाता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियोरी, क्योंकि इसके थ्रू हम आइडियोलॉजीज को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, रिसोर्सेस के एलोकेशन को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ना ही पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बार्गेनिंग, डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी इवैल्यूएशन जैसी प्रोसेसेस को एनालाइज किया जा सकता है थ्रू दिस अप्रोच। फिर इसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, जो कि आज की फाइनल मॉडर्न अप्रोच है, एंड दिस विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ये पॉलिटिक्स को डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस या प्रक्रिया के तौर पर स्टडी करती है, जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स या उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस और बिहेवियर डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे उसकी प्रक्रियाएं, चाहे पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, सभी को एनालाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं रिचर्ड श्नाइडर और चार्ल्स लिंडब्लॉम। तो मेनली ये डिसीजंस की प्रोसेस को स्टडी करती है। इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है। सबसे पहले ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन पर डिसीजन लेना है। वो इशू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, फिनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है या कोई और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। फिर इसमें फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से एक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ मिनिस्टर्स ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट्स की भी सहायता ली जा रही है। और साथ ही साथ जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, उनकी पर्सनालिटी को भी स्टडी किया जाता है, दो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। फिर ऐसे फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जो कि डिसीजन मेकर्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक समय की कमी हो गया या पैसे की कमी हो गया। ये फैक्टर्स हमेशा हमारी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकर्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन तो नहीं है या बाहर से किसी प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है जिसके थ्रू डिसीजन मेकर्स की चॉइस अफेक्ट होती है। फिर इसमें स्टडी किए जाते हैं कोर्स ऑफ एक्शंस या ऑप्शंस। चॉइस लेने से पहले
क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स या क्या क्या ऑप्शंस थे डिसीजन मेकर्स के पास। एंड फाइनली द आउटकम ऑफ द डिसीजन, डिसीजन का रिजल्ट क्या रहा। क्या उस डिसीजन के थ्रू गरीबी को हटाया जा सका या अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सका, इसकी भी स्टडी की जाती है। क्योंकि जब तक हम आउटकम्स की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डिसीजन यूजफुल था या नहीं था। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच को हम लोकल, रीजनल, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू डिसीजन मेकिंग का एनालिसिस किया जाता है। तो ये थी अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी या अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, जिसमें पहले हमने नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और कंटेम्प्ररी अप्रोचेस को स्टडी किया। फिर इसको हमने एक दूसरे तरीके से स्टडी किया। स्टडी उन्हीं चीजों की करी है, उन्हीं अप्रोचेस की करी है, बट इन अप्रोचेस के अंडर जो अप्रोचेस हैं हमने उनको भी स्टडी किया। तो उम्मीद है कि ये अप्रोचेस आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।